शीला जी की बड़ी बहू अंजू और बड़ा बेटा विकास थे। बहुत ही प्यार से रखती थी शीला जी अंजू और विकास को। करीब 3 साल हो चुके थे अंजू की शादी को, पर अभी तक वह माँ नहीं बन पाई थी। उसे मन ही मन बहुत घबराहट होती थी कि वह माँ क्यों नहीं बन पा रही है, और यह भी लगता था कि कल को ससुराल वाले और समाज उसे ताना मारने लगेंगे कि वह माँ नहीं बन पा रही। लेकिन अंजू की सास ने आज तक अंजू को एक बुरे वचन नहीं कहे थे, बल्कि हमेशा उससे प्यार से बात करती। अंजू को आज तक महसूस ही नहीं हुआ था कि वह ससुराल में है। शीला जी उसका इतना ख्याल रखती, पर कभी कभी अंजू को लगता ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी सास ने आज तक उसको एक ताना भी नहीं मारा, ना ही कभी कोई बुरा व्यवहार किया है। लेकिन फिर वह सोचती, अच्छा ही तो है, कम से कम वह सुखी तो है। इतना अच्छा ससुराल मिला है उसे। विकास भी पूरे जी जान से अपने काम करता है और अपने बिजनेस में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। माँ विकास से भी बहुत खुश रहती और विकास की बहुत तारीफ करती। विकास का एक छोटा भाई और अंजू का देवर था सुमित। बहुत ही मनबड़ किस्म का था, किसी की कुछ सुनता नहीं था। पढ़ाई लिखाई में भी कोई खास ध्यान नहीं था। अंजू को यह बात बहुत अटपटी लगती कि सुमित इतना बिगड़ा हुआ है, फिर भी शीला जी उसे कभी कुछ कहती नहीं। फिर वह सोचती, उनकी आदत ही ऐसी होगी, तभी वह किसी को कुछ नहीं कहती। लेकिन बेटा हाथ से निकल रहा है, पूरा बिगड़ चुका है, तो थोड़ा तो उसे सही राह पर लाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन सुमित इतना बिगड़ैल था कि उसे माँ भाई भाभी किसी से कोई मतलब नहीं होता था। उसे जो करना होता था वही करता था, कोई उसे रोक नहीं सकता था। घर की सारी जिम्मेदारी अकेले विकास के कंधों पर थी, जिसे विकास बहुत अच्छे से निभाता था। और शीला जी कभी सुमित को घर की जिम्मेदारियां समझने के लिए बोलती भी नहीं थी। विकास की एक दुकान थी जो बहुत अच्छी चलती थी। घर के सारे खर्च विकास ही देखता था। अंजू ने सोचा, जब माँ को फिक्र नहीं अपने बेटे की, तो मैं क्यों दिमाग लगाऊं? या फिर हो सकता है सुमित किसी की कुछ सुनने वाला नहीं है, इसीलिए माँ उसे कुछ कहती नहीं। अंजू को तो इस बात की चिंता अधिक हो रही थी कि वह चाह कर भी माँ नहीं बन पा रही है, और उसकी शादी को लगभग 2 वर्ष बीत चुके हैं। उसके साथ ब्याही सारी महिलाएं माँ बन चुकी थी, और अंजू लगातार कोशिश करने के बाद भी माँ नहीं बन पा रही थी। पास पड़ोस की औरतें अंजू को ताना मार देती, लेकिन शीला जी ने कभी अंजू को कुछ भी नहीं कहा था। अंजू को सच में हैरानी होती थी कि उसकी सास इतनी अच्छी कैसे हो सकती हैं। पोते का मुंह तो हर दादी देखना ही चाहती हैं। एक दिन अंजू ने अपने पति से कहा, 2 साल हो गए हमारी शादी को, पर अभी तक मैं माँ नहीं बन पाई हूँ। चलो किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाते हैं। पति ने बोला, हाँ तुम ठीक बोल रही हो, मैं भी यही सोच रहा था। कल ही चलते हैं, किसी अच्छे डॉक्टर से जांच करवाते हैं। क्या पता थोड़ी बहुत कुछ कमियां हों जो डॉक्टर की दवाई से ठीक हो जाएं। वैसे भी 2 वर्ष का समय काफी होता है, अब डॉक्टर से दिखा ही लेना चाहिए। अंजू की सास शीला देवी भी यह सब बातें सुन रही थी, और उन्होंने बोला, अरे इसमें घबराने की क्या बात है? दो साल ही तो हुए हैं शादी को, कौन से 10 साल बीत गए जो तुम लोग इतना परेशान हो रहे हो? बहुत लोगों को शादी के 5 साल बाद भी बच्चे होते हैं, वह भी बिल्कुल सामान्य तरीके से। इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर के पास तो तब जाया जाता है जब कोई चारा नहीं बचता। लेकिन अभी तो तुम्हारी उम्र कितनी है, और सिर्फ 2 साल ही तो हुए हैं शादी को, तुम लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हो? यह सब सुनकर अंजू को बहुत हैरानी हुई कि उसकी सास, जिन्हें कि गुस्सा करना चाहिए था कि अभी तक वह दादी नहीं बनी, वह इस बात को इतना सामान्य तरीके से कैसे ले सकती हैं। और जब वह खुद डॉक्टर के पास जाने को तैयार है, तो वह मना कैसे कर सकती हैं। विकास को लगा उसकी माँ सही बोल रही है, अभी इतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, और उसने डॉक्टर के पास जाने के बाद टाल दी और अंजू से बोला, देखो तुम कितनी भाग्यशाली हो, तुम्हें कितनी अच्छी सास मिली है। अगर और कोई सास होती तो अभी तक बहू ऊपर न जाने कितने इल्जाम लगा दिए होते। अंजू ने कुछ नहीं बोला, पर उसे यह सब कुछ सामान्य नहीं लगता था कि एक सास अपनी बहू को इतना ज़्यादा प्यार कर रही है, और अपने बिगड़े बेटे पर कोई उसका ध्यान नहीं। फिर भी अंजू कुछ बोलती नहीं थी।
एक दिन शीला जी ने विकास से बोला, बेटा, अब तेरे भाई सुमित को सुधारने का बस एक ही तरीका है, उसकी शादी कर दी जाए। तो विकास ने बोला, ठीक है माँ, तो इसमें सोचने वाली कौन सी बात है। आप सुमित की शादी के लिए लड़की खोजनी शुरू कीजिए। शीला जी ने बोला, विकास, तुझे तो पता ही है, सुमित कुछ करता धरता तो है नहीं, पढ़ाई लिखाई भी इसने की नहीं है, तो कोई लड़की वाला क्यों इसे अपनी बेटी देगा। तू एक काम कर, तू अपनी दुकान सुमित को दे दे। इसके बस का तो है नहीं कि नई दुकान खोल कर उसे चला ले, लेकिन तू तो बहुत काबिल और होनहार है। तू अपनी चली चलाई दुकान सुमित को दे दे, तब वह ज़रूर कुछ काम कर लेगा और उसकी अच्छी शादी भी हो जाएगी। तू तो इतना होनहार है कि मिट्टी में भी हाथ डालेगा तो उसे सोना बना देगा। तू अपना नया बिजनेस शुरू कर लेना। और विकास, जो कि अपनी माँ की बहुत इज्जत करता था, तुरंत इसके लिए राजी हो गया। अंजू को यह सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसने विकास से बोला भी, यह क्या बात हुई? इतनी मेहनत से आपने अपनी दुकान को आगे बढ़ाया है और जमी जमाई दुकान भाई को दे दोगे और अपना नया बिजनेस शुरू करोगे? ऐसा कहीं होता है क्या? विकास ने बोला, क्या हुआ? मेरा भाई ही तो है। लेकिन अंजू को यह सब कुछ ठीक नहीं लगता था। अंजू को ऐसा लगता था कि शीला जी विकास और अंजू से कुछ ज्यादा ही प्यार दिखाती हैं, पर सच्चाई यह नहीं है। लेकिन वह कुछ समझ नहीं पाती थी। विकास तो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और उनकी बहुत इज्जत करता था, तो उनके खिलाफ कुछ सुन नहीं सकता था। खैर, अंजू ने ज़्यादा कुछ नहीं बोला। विकास ने अपनी जमी जमाई दुकान सुमित को दे दी, जिसमें सुमित बैठकर अच्छे से कमाई कर सके। और विकास ने फिर से नए सिरे से शुरू किया। एक बार फिर विकास की दिन रात की मेहनत शुरू हो गई। अंजू को यह सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन शीला जी बहुत खुश थी कि उनका छोटा बेटा अब कुछ कमाई कजाई करने लगेगा। शीला जी ने छोटे बेटे की शादी तय कर दी और कुछ दिनों में छोटी बहू सोनी भी घर में आ गई। सोनी को घर में आए एक सप्ताह हो चुका था। घर के सारे काम पहले की तरह अंजू ही कर रही थी। शीला जी ने अभी तक सोनी से कुछ भी करने के लिए नहीं कहा था। अंजू को लगता था वह अकेले सारा किचन संभालती है और घर के भी सारे काम भी करती है, और उसकी सास शीला जी छोटू बहू से तो कभी कुछ करने के लिए कहती ही नहीं। एक दिन अंजू ने अपनी सास से कहा कि वह अकेले इस घर का काम नहीं करने वाली, सोनी को भी इस घर के कामों में बराबर हाथ बटाना पड़ेगा। शीला जी ने कहा, अरे क्या बोलूं, मैं तो परेशान हो गई इन दोनों से। बेटा है कि दुकान नहीं चला सकता सही से, वह तो बड़े भाई ने अपनी दुकान दे दी तो आज कुछ कमा रहा है, और बहू भी ऐसी आ गई कि किसी काम की नहीं, इसे तो कुछ आता ही नहीं। अगर तुम नहीं होती तो हमारा घर कैसे चलता। कोई बात नहीं, मैं इसे सही रास्ते पर ले आऊंगी। अभी थोड़ी समझ की कमी है इसमें। एक काम करती हूँ, इन दोनों को थोड़े दिनों के लिए कहीं बाहर घूमने भेज देती हूँ। घूम फिर कर आएंगे, थोड़ा दिमाग इनका शांत होगा। उसके बाद ठीक से इन्हें समझाऊंगी और घर के कामों में भी लगाऊंगी। कहकर शीला जी ने सोनी और सुमित को एक महीने के लिए बाहर घूमने के लिए भेज दिया, वह भी खुद से पैसे देकर। अंजू को यह सब बात कुछ समझ में नहीं आई, क्योंकि अंजू और विकास कहीं भी घूमने नहीं गए थे। अपनी शादी के बाद से और आज तक शीला जी ने कभी उन्हें जाने के लिए भी नहीं बोला था। अंजू को अब बहुत अजीब लगता था। विकास तो इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता था। अंजू ने जब विकास से इस बारे में बात की तो विकास ने बोला, तुम छोटी छोटी बातों को दिल से क्यों लगाती हो? हो सकता है उन लोगों के दिल में इच्छा हो कहीं घूमने जाने की, इसीलिए माँ ने उन्हें भेज दिया हो। हमने तो कभी माँ से इस बारे में बात ही नहीं की, इसीलिए माँ ने भी कभी हमें मैं भेजने की नहीं सोची। इसमें माँ की क्या गलती है? अगर हम बोलते तो क्या माँ हमें रोक लेती? लेकिन अंजू को बहुत अच्छे से पता था कि शीला जी ने अपनी तरफ से अपने छोटे बेटे बहू को भेजा है, और बड़ा बेटा मातृभक्ति में ऐसा पागल है कि उसे सच्चाई दिख नहीं रही। खैर, अंजू ने कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि वह कुछ भी बोलती तो विकास उसकी कोई बात तो मानता नहीं। ऊपर से शीला जी अंजू और विकास से इतना अच्छा व्यवहार करती
कि कभी-कभी अंजू को लगता वह फालतू की बातें ही सोच रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। 1 महीने बाद सुमित और सोनी घूम फिर कर घर आ चुके थे। घर के हालात अभी भी वही थे। सोनी घर का कोई कोई काम नहीं करती थी और सुमित ने विकास की दुकान तो ले ली थी, पर वह अभी भी दिन भर अपने आवारागर्दियों में लगा रहता और दुकान डूबती जा रही थी। विकास अपना नया काम शुरू कर रहा रहा था तो अभी उसे जमने में थोड़ा वक्त लगता। यह सब कुछ देखकर अंजू को बहुत गुस्सा आता और एक दिन अंजू ने शीला जी से बोला, माँ, अब मेरे से घर का काम अकेले नहीं होगा। अपनी छोटी बहू से बोलिए कि वह अब घर का काम करेगी। तो शीला जी ने बोला, अंजू, तुम सही कह रही हो। और जाकर उन्होंने सोनी से बोला, तुम कोई काम क्यों नहीं करती हो? तुम्हारी जेठानी दिन भर काम करती रहती है। सोनी ने साफ साफ बोल दिया, मुझे खाना बनाना नहीं आता, ना ही बर्तन धोने आते हैं। मुझे घर का कोई काम नहीं आता। तो शीला जी ने अपना सिर पकड़ लिया और आकर फिर अंजू से बोला, लो, अब एक नई मुसीबत, इसे तो कोई काम ही नहीं आता। अब जब काम ही नहीं आता तो यह करेगी कैसे? इसे सीखना पड़ेगा। बेटा, अभी कुछ दिन और तुझे इस घर की बागडोर अपने हाथों में लेकर पूरा घर संभालना पड़ेगा। तेरी देवरानी तो बिल्कुल बेवकूफ़ है। तू चिंता मत कर, उसे घर के सारे काम सिखा दूंगी। कहकर शीला जी वहां से चली गईं और अंजू को बहुत हैरानी हुई। इतना खोज कर लड़की लाने के बाद भी यही नहीं पता किया कि उसे घर का काम आता है या नहीं। और सच पूछो तो अंजू को इन सब बातों पर यकीन नहीं होता था कि सोनी को घर के काम नहीं आते होंगे, क्योंकि अंजू की सास शीला जी जब उसे देखने आई थी विकास के लिए, तब उन्होंने इतनी जांच पड़ताल की थी कि अंजू को क्या बनाना आता है क्या नहीं, और उसके हाथ से कुछ हलवा बनवा कर खाया भी था। और अब छोटी बहू इस तरह से बिना सोचे समझे ले आई होंगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। खैर, अंजू करती भी क्या, मन मार कर फिर से जेठानी होते हुए भी घर के कामों में लगी रही। पर अंजू को दाल में हमेशा से कुछ काला लगता था, लेकिन उसका पति विकास उसकी बातों को हवा में उड़ा देता और बोलता, तुम्हें नसीब से इतनी अच्छी सास और ससुराल मिल गया है, तो तुम उसकी कद्र नहीं कर पा रही हो। कोई और बहू होती तो अपने नसीबों का शुक्रिया करती कि उसे इतना अच्छा ससुराल मिला है। फिर अंजू के पास कोई जवाब नहीं होता और वह चुप हो जाती। खैर, इसी तरह से कुछ महीने और बीत गए और एक दिन अंजू ने सुना कि सासू माँ छोटी बहू सोनी के ऊपर चिल्ला रही हैं कि 3 महीने हो गए शादी को और अभी तक कोई खुशखबरी नहीं है। कोई काम धाम तो करती नहीं, कम से कम इस घर का चिराग ही दे दे। सुनकर अंजू के कलेजे में आग लग गई कि 3 साल होने को आए उसकी शादी को, एक बार भी सासू माँ ने उसे यह बात नहीं बोली। बल्कि वह खुद डॉक्टर के पास भी जाना चाहती थी तो उसे मना कर दिया कि अभी तो बहुत वक्त है। और अभी छोटी बहू को आए 3 महीने भी नहीं हुए कि उन्हें लगने लगा अभी तक उसने खुशखबरी नहीं सुनाई। इधर सोनी को उसकी सास ताने मार रही थी, जाकर किसी डॉक्टर से दिखा, कहीं कोई कमी नहीं होगी तो दवाई मिल जाएगी और ठीक समय पर औलाद हो जाएगी। इस तरह लापरवाही करने से कोई फायदा नहीं, तुम दोनों कल ही डॉक्टर के पास जाओ। अब तो अंजू से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने बोला, मम्मी जी, मेरे शादी को 3 साल हो गए, आपने आज तक मुझे तो डॉक्टर के पास नहीं जाने दिया और ना ही मुझे बच्चा नहीं होने दिया और ना होने का ताना मारा। और छोटी बहू को आए अभी 3 महीने हुए और आप उसे बच्चा नहीं होने का ताना मार रही हैं, साथ ही डॉक्टर के पास भेज रही हैं। मुझे तो आप बोलती हैं कि अभी वक्त ही कितना हुआ है तुम्हारी शादी को, तो छोटी बहू की शादी को कितना वक्त हुआ है जो आप इतना परेशान हो गई? शीला जी ने तुरंत ही बात को बदलते हुए बोला, अरे बहू, तू तो समझती नहीं है, ये दोनों तो इतने लापरवाह हैं कि कोई भी काम कर नहीं सकते। मुझे पता है ना, तुम दोनों जैसे जिम्मेदार यह दोनों नहीं हैं। इनके बारे में मुझे ही सोचना पड़ेगा। मुझे पता है यह दोनों अगर बच्चा पैदा कर भी लेंगे तो उसे पाल पोस नहीं पाएंगे, क्योंकि इन दोनों के हाथ पैर तो चलते ही नहीं। इसीलिए मैं इसे ताने मार रही हूँ ताकि वक्त रहते यह एक बच्चा पैदा कर ले, ताकि मैं इसके बच्चे का लालन पालन करने लायक स्वस्थ रहूं। क्योंकि मैं भी तो धीरे धीरे बूढ़ी हो रही हूँ। क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है
उनके बच्चों को तो मुझे ही पालना हो पड़ेगा। अब मेरे शरीर में जान होगी, तभी तो मैं कुछ कर पाऊँगी। अगर मैं ही बूढ़ी हो गई और उसके बाद उन्होंने बच्चा पैदा किया, तो उसका पालन-पोषण कैसे करेंगे? क्योंकि इन बेवकूफ़ों के तो बस की बात नहीं, बच्चों को पाल पाना। और तू और विकास तो इतने समझदार हैं कि तुम्हें कभी भी बच्चा होगा, तुम लोग अपने बच्चे को बहुत समझदारी से पाल लोगे। इसीलिए तो मैं तुम्हें कभी कोई ताना नहीं मारती। कहकर शीला जी सोनी को डॉक्टर के पास जाने की हिदायत देकर वहां से चली गईं। लेकिन अंजू को शीला जी की बातें कुछ समझ में नहीं आ रही थी और उसे यकीन हो गया था कि दाल में जरूर कुछ काला है। अंजू ने अब सोच लिया था कि वह भी डॉक्टर के पास जाएगी, चाहे शीला जी बोले या ना बोले। उसे अपना बच्चा चाहिए और अंजू को यह भी पता था कि विकास को कुछ भी शीला जी के बारे में बोलने से कोई फायदा नहीं। वह मातृ भक्त है और उसके आंखों पर माँ के प्यार की पट्टी चढ़ी हुई है, तो उसे यह सब कुछ कभी नहीं दिखेगा। खैर, अंजू ने अगले दिन विकास को डॉक्टर के पास चलने के लिए मनाया और बोला, हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं, हमें अभी तक बच्चा नहीं हुआ है। अब डॉक्टर के पास नहीं जाओगे तो कब जाओगे? वक्त रहते सब कुछ हो जाना चाहिए। और विकास तैयार हो गया। अंजू ने विकास से वादा ले लिया था कि वह शीला जी को कुछ नहीं बताएगा। विकास ने बोला, ऐसा क्यों? तो अंजू ने बोला, बस ऐसे ही माँ परेशान होंगी कि हम लोग बच्चे की बात को लेकर परेशान हो रहे हैं और इस बात से वह दुखी होंगी, तो उन्हें कुछ मत ही बताओ। क्योंकि अंजू को पता था अगर शीला जी को कुछ भी बताया तो विकास जी उस पक्का उसे डॉक्टर के पास नहीं जाने देंगी, कोई ना कोई बहाना करके, और वह फिर अपने मातृभक्त में अंधा हो जाएगा और डॉक्टर के पास भी नहीं जाएगा। इसलिए अंजू ने बात घुमाकर विकास से बोली और शीला देवी को कुछ नहीं बताया और अंजू के साथ डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर ने अंजू और विकास की जांच की और सारी रिपोर्ट देखने के बाद बोले, आप दोनों की रिपोर्ट तो पूरी तरह से नॉर्मल है, ऐसी कोई खराबी दिख तो नहीं रही, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। बस ऐसा लग रहा है कि गर्भ निरोधक गोलियां को लेने के कारण आपको गर्भ नहीं ठहर रहा। अंजू ने बोला, नहीं, मैं कभी भी गर्भ निरोधक गोली नहीं लेती हूँ, क्योंकि अभी तो मुझे एक बच्चा भी नहीं हुआ है। वो डॉक्टर ने बोला, फिर तो आपकी रिपोर्ट पूरी नॉर्मल है। आप लोग कोशिश कीजिए, गर्भधारण जरूर होगा, क्योंकि आप लोगों को इलाज की कोई ज़रूरत लग तो नहीं रही। अंजू और विकास घर आ गए। विकास ने रास्ते में कहा, देखा माँ ठीक बोलती थी, जब वक्त आएगा अपने आप बच्चा हो जाएगा। अब तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। और अंजू ने भी डॉक्टर की बात सुन ही ली थी, तो उसे भी समझ में आ गया था कि उसमें और विकास में कोई कमी नहीं है। लेकिन उसे फिर भी लगता था, जब कोई कमी नहीं है तो मैं गर्भधारण क्यों नहीं कर पा रही। इसी तरह कुछ दिन और बीत गए। सोनी गर्भवती हो चुकी थी। यह सुनकर अंजू को बहुत अजीब लग रहा था कि वह अभी तक गर्भधारण नहीं कर पाई, जबकि उसमें कोई कमी नहीं है और सोनी आते ही गर्भवती भी हो गई। अब एक बार फिर मंजू के सिर पर घर के सारे कामों का बोझ है और साथ ही साथ गर्भवती की सोनी की जिम्मेदारी भी आ गई। शीला जी बोलती थी, यह तो बेवकूफ है, इसे तो कुछ आता नहीं, तुझे इसका पूरा ख्याल रखना पड़ेगा, पौष्टिक खाना बनाकर इसे देना पड़ेगा और घर का काम तुझे अकेले ही देखने पड़ेंगे, क्योंकि अभी यह गर्भ से है, तो इसे आराम करना बनता है। अंजू ने मन ही मन सोचा, वैसे भी यह कौन सा काम करती थी, काम तो सारा मैं ही कर रही थी और अब अंजू पर दुगने कामों का बोझ पड़ गया, एक तो घर का, ऊपर से सोने की खातिरदारी। अंजू को इन सब बातों से दिक्कत नहीं थी। अंजू को तो बस यह लग रहा था कि वह माँ कब बनेगी। 9 महीने बाद सोनी ने एक पुत्र को जन्म दिया। शीला देवी बहुत खुश थी अपने पोते को पाकर, सारे गांव में मिठाइयाँ बंटवा रही थी। अंजू को लगा बड़ी बहू को आज तक बच्चा नहीं हुआ और उसे डॉक्टर के पास भी जाने को नहीं बोला। वह तो खुद छुपाकर डॉक्टर के पास गई थी और छोटी बहू ने पोता पैदा कर दिया तो इतनी खुशी। अभी भी एक बार भी बड़ी बहू को नहीं बोलती कि जाकर डॉक्टर से दिखा ले, लेकिन वह क्या करती। शीला जी उससे कभी कोई बुरा बर्ताव करती ही नहीं, बल्कि चालाकी से सारे काम निकलवाती थी। शीला जी बहुत ज्यादा
खुश थीं और सोनी के बच्चे को दिन रात अपने पास ही रखती, उसे खिलाती-पिलाती और प्यार करती थीं। उन्हें तो लग रहा था जैसे उनका वारिस आ गया। विकास भी बहुत खुश था, तो अंजू ने उससे ताना मारा, दूसरे के बच्चे को देखकर इतनी खुश हो, अपने बच्चे की सोचो। तो विकास ने बोला, क्यों, मेरे भाई का तो बच्चा है, दूसरे का क्यों? अंजू ने बोला, भाई का बच्चा है, तुम्हारा नहीं। अपना बच्चा अपना ही होता है। और विकास ने बोला, तुम्हें जलन हो रही है क्योंकि तुम्हारा अभी तक बच्चा नहीं हुआ? अंजू ने बोला, कैसे इंसान हो तुम? क्या मेरा अकेले का बच्चा होगा? क्या तुम नहीं चाहते तुम भी पिता बनो? विकास ने बोला, हाँ चाहता हूँ, पर क्या करूँ? अब मेरा बच्चा नहीं हुआ तो सुमित के बच्चे को देखकर भी खुश ना हूँ? अब कोई कमी तो नहीं है, पता नहीं क्यों हमारा बच्चा नहीं हो रहा। अंजू ने विकास की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उसे बहुत अच्छे से पता था कि विकास तो मानेगा नहीं, पर अंजू को अपनी सास के ऊपर पूरा शक था कि वह कुछ न कुछ गड़बड़ कर रही हैं। बड़ी बहू को बच्चा नहीं हुआ इस बात की उसे कोई चिंता नहीं। बड़ी बहू घर का सारा काम अकेले करती है, इस बात की उसे कोई चिंता नहीं। छोटी बहू दिन भर महारानी बनकर बैठी रहती है और बड़ी बहू उसकी खातिरदारी में लगी रहती है, पर सास को कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटा बेटा निकम्मा है, भाई की जमीन जमाई दु, दुकान लेकर बैठ गया, लेकिन माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि एक बेटे की चली चलाई दुकान दूसरे बेटे को दिलवा दी और पहले बेटे को दोबारा से नई शुरुआत करवा दी। जरूर दाल में कुछ काला है। एक माँ का कलेजा नहीं कांपा ऐसा करके। अंजू ने अब खुद सच्चाई जानने का फैसला कर लिया था। सोनी कुछ दिनों के लिए अपने बच्चे को लेकर मायके चली गई और एक दिन शीला जी भी किसी शादी में 2 दिनों के लिए बाहर गई हुई थी। अंजू को अच्छा मौका मिल गया था। उसने शीला जी के कमरे की तलाशी ली। शीला जी के कमरे में उसके देवर सुमित की तो बचपन उसके सास ससुर के साथ में बहुत सारी तस्वीरें मिली और उसके पति विकास की कोई तस्वीर नहीं मिली। शीला जी के कमरे में जो कुछ भी था सब कुछ छोटे बेटे सुमित से संबंधित था। बड़े बेटे की कोई निशानी शीला जी के कमरे में उसे नहीं मिली। एक माँ छोटे बेटे की इतनी निशानी रखेगी और बड़े बेटे की कोई निशानी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? खैर, अंजू ने सब कुछ जैसे था वैसे ही रख दिया। उसके बाद अंजू शीला जी की अलमारी की तलाशी लेनी शुरू की। अंजू ने एक चाबी वाले को बुलवा कर शीला जी की अलमारी की चाबी बनवा ली थी। आज उसे पता लगाना ही था कि बात क्या है। और अंजू ने शीला जी की अलमारी खोलकर देखी। अलमारी में ऐसा कुछ खास तो नहीं मिला, पर शीला जी की अलमारी में ढेर सारी गर्भ निरोधक गोलियां मिली। अंजू को समझ में नहीं आया कि यह गोली शीला जी की अलमारी में क्यों रखी हुई है। अंजू को अब कुछ कुछ शक होने लगा कि शीला जी उसके साथ क्या कुछ कर रही हैं। अंजू ने तुरंत अपने चचेरे भाई को फोन किया, जो कि सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करता था। शीला जी वैसे भी 2-3 दिनों के लिए बाहर गई हुई थी। अंजू ने शीला जी के कमरे में और अपनी रसोई घर में कैमरे लगवा दिए और भाई से बोला, कैमरे ऐसे लगाना कि किसी को दिखे ना और उसकी सारी रिकॉर्डिंग मेरे मोबाइल पर दिखनी चाहिए। उसके भाई ने बोला, ठीक है। और अंजू ने छुपाकर शीला देवी के बेडरूम और किचन में कैमरे लगवा दिए। उसके बाद शीला जी घर आ चुकी थी। अंजू उन पर अब पूरी नज़र रखती थी और उन्हें कोई भी शक नहीं होने देती थी कि उनके पीछे उसने क्या किया है। शीला जी भी पहले की तरह अंजू से बहुत अच्छे से बर्ताव करती थी। विकास तो इन सब बातों से अनजान था और वह अपने माँ पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता ही था। इधर अंजू शीला जी की वीडियो फुटेज लगातार देखा करती थी और उसे काफ़ी कुछ समझ में आ रहा था। वह अभी कुछ बोलना नहीं चाह रही थी। कुछ दिनों के बाद अंजू ने घर में खुशखबरी सुनाई और शीला जी से बोला, मम्मी जी, आप दादी बनने वाली हैं, मैं माँ बनने वाली हूँ। यह सुनकर शीला जी को झटका लग गया और बोली, अरे ऐसे कैसे, तू माँ कैसे बन सकती है? तो अंजू ने बोला, क्यों, मैं माँ क्यों नहीं बन सकती? क्या आप नहीं चाहती मैं माँ बनूं? तो शीला जी ने बात को संभालते हुए बोला, नहीं नहीं, तुमने अचानक इतनी बड़ी खुशखबरी दे दी ना, तो मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी, इसीलिए मेरे मुंह से निकल गया। मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो इसी दिन का इंतजार कर रही थी।
जल्दी से बस तुम एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दो, और मुझे क्या चाहिए। अंजू ने बोला, हाँ, वह तो होगा ही। विकास भी बहुत खुश था। अंजू का 7वां महीना चल रहा था। शीला जी हैरान थी कि वह इतना कुछ दिमाग वह चला रही है, फिर भी अंजू गर्भवती हो गई है। और अब 7वां महीना भी आ गया है, पर उसका कुछ बिगड़ क्यों नहीं रहा। खैर, शीला जी अब क्या ही करती। अंजू बहुत होशियार थी और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। अब वह कोई गड़बड़ नहीं होने देना चाहती थी, और वक्त आने पर विकास को सारी सच्चाई बताना चाहती थी। जितनी उसे पता थी, आगे की सच्चाई तो शीला जी खुद ही बताती, क्योंकि उसके आगे उसे कुछ पता नहीं था। खैर, एक दिन शीला जी ने जमीन के कुछ कागज निकाले जो कि विकास के नाम पर थे, और विकास से बोली, बेटा, यह सारी जमीन तुम्हारे नाम पर है, और तुम लोग 2 भाई हो, तो यह बात तो ठीक नहीं कि यह सारी जमीन तुम्हारे नाम पर रहे। दोनों में बराबर बंटनी चाहिए। और बैंक का एक लॉकर भी है, उसकी नॉमिनी भी तुम हो, ना कि मैं। तो तुम एक काम करो, भाई का हिस्सा कभी रखना नहीं चाहिए। ये सारी जमीन वैसे तो बराबर बराबर तुम दोनों भाइयों में बटनी चाहिए, लेकिन तुम तो जानते ही हो तुम्हारा भाई किसी लायक नहीं। तो अगर बराबर बराबर का बंटवारा करोगे तो वह बेचारा तो अपने परिवार के साथ भूखा मर जाएगा। तुम तो इतने काबिल हो कि बहुत कुछ कर लोगे जिंदगी में, तो यह जमीन तुम अपने भाई के नाम कर दो। कुछ तो उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाए, और तुम तो खुद ही कमा कर काफी संपत्ति खड़ा कर लोगे। और बैंक में जो जेवर है वह भी निकाल कर अपने भाई को दे दो, ताकि उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। तुम तो इतना अधिक कमाते हो कि फिर से ढेरों सारे जेवर बनवा लोगे, और मैं तो वैसे भी बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे क्या चाहिए। एक तरह से शीला जी ने सारी संपत्ति विकास से सुमित के नाम करने को कह दी। विकास ने बोला, यह कौन सी जमीन है, मुझे तो पता भी नहीं। और यहाँ गांव की तो सारी जमीन हमारे पिताजी के नाम पर है, जो कि दोनों भाइयों में बराबर बने बटेगी। फिर यह जमीन मेरे नाम पर क्यों है। और यह जमीन तो हमारे गांव में भी नहीं, किसी और गांव की है। फिर यह मेरा नाम पर कैसे, मुझे तो कुछ पता भी नहीं है। शीला जी ने बोला, वही तो, गांव की जमीन तो आधी आधी दोनों भाइयों में बट ही जाएगी। यह घर भी आधा आधा बटेगा, पर यह दूसरे गांव की जमीन है। तुम तो इतने काबिल हो कि तुम कहीं भी कुछ कर लोगे, इसीलिए बोल रही हूँ कि यह दूसरे गांव वाली जमीन तुम अपने भाई के नाम कर दो। विकास ने बोला, कर तो मैं दूंगा, लेकिन यह तो बताओ, यह जमीन है किसकी, और मेरे नाम पर क्यों है। पापा इस जमीन को ऐसे मेरे नाम पर करके क्यों गए। अगर उन्होंने खरीदी भी थी तो, शीला जी ने बोला, यह तो अपने पापा से ही पूछना, क्योंकि मुझे भी यह बात पता नहीं, और तुम्हारे पापा इस दुनिया में है नहीं। वैसे यह जमीन जब उन्होंने खरीदी थी तब सुमित पैदा नहीं हुआ था, इसीलिए शायद तुम्हारे नाम कर दी होगी। पर अब सुमित भी है, तो उसका भी हक बनता है। और तुम तो इतने काबिल हो, ऊपर से इतने अच्छे बड़े भाई हो। वह कितना निकम्मा है तुम्हें पता ही है, इसीलिए मैं तुमसे यह जमीन उसके नाम करने के लिए कह रही हूँ। माँ, मैं यह जमीन सुमित के नाम कर दूंगा, और जेवर लॉकर इन सब के बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं। तो शीला जी ने फिर वही बात बोली, हाँ, तुम्हारे पिताजी ने एक लॉकर लिया था, और इसमें तुम्हारी दादी माँ के जेवर पड़े थे, और उस वक्त सुमित पैदा नहीं हुआ था। तुम्हारी दादी माँ अपने पोते की बहू को अपने जेवर देना चाहती थी, इसीलिए अपना लॉकर का नॉमिनी तुम्हें बनाकर गई थी। उस पर भी सुमित का बराबर का हक बनता है, लेकिन मैं तुम्हें पूरा उसे देने के लिए इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है वह आगे कुछ कमा नहीं पाएगा। तुम तो बहुत कुछ कर लोगे। विकास ने बोला, आप ठीक कह रही हो, मैं तो इतना काबिल हूँ कि सब कुछ खुद खड़ा कर सकता हूँ। सुमित तो सच में किसी काबिल नहीं है। अपनी चली चलाई दुकान उसे दे दी, जिसे वह बिगाड़ रहा है, ढंग से चला भी नहीं रहा। अंजू को बहुत गुस्सा आ रहा था। इतना खुल्लम खुल्ला 2 बेटों में उसकी सास साथ भेदभाव कर रही हैं, और इस बेटे की आंखों में ऐसा पर्दा पड़ा है कि अपनी माँ की सच्चाई नहीं दिख रही। विकास पेपर लेकर कमरे में आ गया उस पर साइन करने के लिए, लेकिन अंजू ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम इन पेपर पर साइन नहीं करोगे।
मैं आज तुम्हें बहुत बड़ी सच्चाई दिखाना चाहती हूँ। विकास ने बोला, पागल हो गई हो क्या? अंजू ने बोला, पागल मैं नहीं, तुम हो गए हो। तुम्हें आँख होते हुए भी तुम अंधे बने हुए हो। इतने दिनों तक तुम्हारी औलाद नहीं हो रही थी और तुम्हारी माँ को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और अब जब तुम्हारी औलाद होने वाली है, तो तुम्हारी माँ परेशान हो रही है कि तुम्हारी औलाद क्यों होने वाली है। विकास ने बोला, यह कैसी बातें कर रही हो? माँ तो बहुत खुश है। अंजू ने बोला, वह दिखता है, पर ऐसा है नहीं। मैं तुम्हें आज सारी सच्चाई दिखाती हूँ। शीला जी ने बोला, अंजू ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अंजू ने बोला, क्यों? मैं तो ठीक बात कर रही हूँ। मैं क्या गलत बोल रही हूँ? विकास को आपकी सच्चाई नहीं दिख रही, पर मैं जब से इस घर में आई हूँ, मैं रोज आपकी एक नई सच्चाई देखती हूँ और मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि कुछ तो बात है। विकास और मैं आपके लिए कोई मायने नहीं रखते। आपके लिए सब कुछ सुमित और सोनी है और उनका बच्चा। अब इसके पीछे की सच्चाई क्या है, वह तो आप ही जानती होंगी। लेकिन काफ़ी कुछ मैं जान चुकी हूँ, जो आज मैं विकास को बताकर इनकी आँखों की पट्टी भी उड़ा दूँगी। विकास ने बोला, दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम माँ के बारे में क्या-क्या बोल रही हो? अंजू ने कहा कि अब मैं कुछ बोलूँगी नहीं, अब तो मैं दिखाऊँगी। कहकर अंजू विकास को खींचकर अपने रूम में ले गई और अपने फ़ोन को टीवी से कनेक्ट कर दिया और बोली, लो देखो, अपनी माँ की सच्चाई। विकास को देखा। माँ अपने रूम की अलमारी से वह गोलियां निकालती थी और लेकर किचन में जाकर दूध में वह गोलियां मिलाती थी और फिर जब अंजू सोने से पहले किचन में आती तो वही दूध अंजू को पीने के लिए देती थी। अंजू उस दूध को माँ की नज़र बचाकर चुपचाप सिंक में डाल देती थी। विकास ने बोला, यह सब क्या है? तो अंजू ने बोला, यह गर्भ निरोधक गोलियां हैं जो तुम्हारी माँ मुझे दूध में मिलाकर हर रात पिला देती थी। पिछले 3 सालों से वह यही कर रही थी। इसीलिए कोई कमी नहीं होने के बावजूद भी मैं माँ नहीं बन पा रही थी। लेकिन जब से मैंने यह दूध पीना छोड़ा है, उसके बाद ही मैं गर्भवती हुई हूँ और माँ को पता नहीं चला कि मैं उनका दिया दूध पी नहीं रही हूँ, बल्कि फेंक दे रही हूँ। क्योंकि मुझे इनकी सच्चाई पता चल चुकी थी और मुझे इनके ऊपर काफ़ी वक्त से शक हो रहा था। इसीलिए जब यह शादी में शामिल होने के लिए 3 दिनों के लिए घर से बाहर गई थी, उस वक्त मैंने चुपके से घर में सीसीटीवी कैमरे उनके रूम में और किचन में इंस्टॉल करवाए थे। इन्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैं सिर्फ इनकी सच्चाई सामने लाना चाहती थी, जो कि अब आ चुकी है। आगे के फुटेज में अंजू ने विकास को दिखाया, गर्भवती होने के बाद सासू माँ ने जो स्पेशल लड्डू अंजू के लिए बनाए थे, जिससे कि बच्चा तंदुरुस्त पैदा हो। यही बोला था सासू माँ ने अंजू और विकास से। उस लड्डू बनाने की वीडियो भी कैमरे में कैद थी और हर लड्डू में सासू माँ ने बकायदा बीच में एक गोली रखी थी और अंजू को वह लड्डू खाने के लिए देती थी। अंजू ने आज तक एक लड्डू भी नहीं खाए थे। सारे लड्डू अपने कमरे में एक डब्बे में जमा करके रखे थे। अंजू ने विकास से बोला, मैंने कैमरे में यह फुटेज पहले ही देख ली थी, इसीलिए मैंने मम्मी जी के दिए हुए एक भी लड्डू आज तक नहीं खाए। वह डब्बा भी अंजू ने खोलकर विकास को दिखा दिया और उसके सामने ही लड्डू तोड़कर दिखाया, जिसके अंदर से गोलियां निकली और किचन में जाकर अब बाकी लड्डू भी ले आई, उन्हें तोड़कर दिखाया, उसके अंदर से भी गोलियां निकली। विकास ने वीडियो फुटेज देखने के बाद सीधे सीधे शीला जी से पूछा, माँ तुम बताओ, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, अंजू के दूध में तुम क्या मिला रही हो और इन लड्डुओं में तुमने यह कौन सी गोलियां मिलाई हैं? अंजू ने बोला, तुम इनसे क्यों पूछ रहे हो, मैं बताती हूँ ना। तब तक शीला जी बोली, पागल हो गए हो क्या विकास, ये ताकत की गोलियां हैं। अंजू दवाई खाने में बहुत नाटक करती है, तो मैं इसे कभी दूध में मिलाकर दे देती हूँ और कभी लड्डू में, ताकि इसके पेट में दवाइयाँ चली जाएं। और क्या हो सकता है, पता नहीं अंजू के दिमाग में मेरे बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें किसने भर दी। अंजू ने बोला, नहीं विकास, तुम इस गोली की जांच करवा लो, पता चल जाएगा यह कौन सी गोलियां हैं। शीला जी ने बोला, अंजू मुझे गलत साबित करने के लिए कुछ भी कर सकती है। क्या पता इन सारे लड्डू में इसी ने कोई और गोलियां मिलाई हो। मैंने तो इनमें ताकत की गोलियां मिलाई थी। नेकी करने के चक्कर में
अपना ही हाथ जला बैठी। तुम मेरे ऊपर शक कैसे कर सकते हो बेटा? विकास को अभी भी अपनी माँ के ऊपर यकीन था और फिर शीला जी ने बोला, देख लो, यही मेरी इज्जत है कि इसने मेरे कमरे में कैमरे लगवाए, किचन में कैमरे लगवाए। इतना ही भरोसा है तुम लोगों को मुझ पर। विकास अंजू के ऊपर गुस्सा करने लगा। उसे अभी भी अपनी माँ पर यकीन था। अंजू ने बोला, ठीक है, मैं गलत हूँ, सब कुछ मैंने किया है, सब मानती हूँ मैं। एक काम करो, मैं तुम्हारी माँ की अलमारी तो नहीं खोल सकती ना, चलकर अपनी माँ का कमरा चेक करो, उनकी अलमारी खोलो, देखो उनकी अलमारी में क्या निकलता है, और फिर खुद जाकर उसकी जांच करवाना। अब शीला जी फंसती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि उनकी अलमारी में गर्भ निरोधक गोलियों का कई पैकेट पड़े हुए थे, और गर्भ निरोधक गोलियां उनके किस काम की? विकास, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो अपनी माँ की अलमारी खोल कर देखो, तुम्हें यकीन आ जाएगा। और विकास ने अपनी माँ की अलमारी खुलवाई और उसमें गर्भ में निरोधक गोलियों के ढेर सारे पैकेट मिले। अब शीला जी क्या बोलती कि इतनी सारी गर्भ निरोधक गोलियां उनकी अलमारी में क्या कर रही हैं। खैर, उन्होंने एक आखिरी कोशिश की और विकास से बोला, पता नहीं अंजू मेरे साथ किस जन्म की दुश्मनी निकाल रही है। यह गोलियां मैंने मेरी अलमारी में नहीं रखी, जरूर इसी ने किसी तरह से मेरी अलमारी में खोल कर इसमें यह गोलियां रख दी हैं। मुझ पर विश्वास करो बेटा, मैं अपने ही बेटे बहू के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ। अंजू भी पूरी तैयार बैठी थी, क्योंकि उसे पता था शीला जी बहुत शातिर हैं। इसीलिए अंजू ने बोला, मुझे पता है आप इतनी आसानी से कुछ भी स्वीकार करने वाली नहीं, इसीलिए विकास मैंने भी पूरी तैयारी कर रखी है। यह जिस दुकान से गर्भ निरोधक गोलियां खरीद कर लाती थी, उस दुकान की सीसीटीवी फुटेज भी मैंने रिक्वेस्ट करके उनसे मांग ली थी। मैं झूठ बोल सकती हूँ, कैमरा तो झूठ नहीं बोलेगा। तुम यह देखो। कहकर अंजू ने अपने मोबाइल में शीला जी को गर्भ निरोधक गोलियां दुकान से खरीदते हुए दिखा दिया, और ऐसी कई फुटेज उसने दिखाई, क्योंकि वह हर महीने गोलियां खरीद कर लाती थी। अब शीला जी के पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, और वह बुरी तरह से अपने बिछाए जाल में फंस चुकी थी। विकास को भी अब सारी सच्चाई समझ में आ चुकी थी, और उसने एक ही बात बोली, माँ, आखिर क्यों? हमारे साथ ऐसा क्यों किया? शीला जी के पास सच्चाई बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था, और उन्होंने बोला, क्योंकि तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम मेरे सौतेले बेटे हो। तुम्हारी माँ तुम्हें जन्म देने के बाद से लगातार बीमार रहती थी, और करीब 1 साल बाद वह इस दुनिया से चली गई थी, और मैं तुम्हारे पिता की दूसरी पत्नी बनकर इस घर में आई थी। तुम्हारे पिताजी के पास कुछ खास संपत्ति नहीं थी, अपनी थोड़ी सी जमीन और एक घर था। तुम्हारी माँ अपने पिता की इकलौती संतान थी। तुम्हारे नाना ने अपनी सारी संपत्ति तुम्हारी माँ के नाम कर दी थी, क्योंकि उनका कोई बेटा नहीं था, सिर्फ एक बेटी थी। तुम्हारे नाना जी की संपत्ति में उनकी सारी जमीन और तुम्हारी नानी के जेवर थे, जो कि तुम्हारी माँ के लॉकर में रखे हुए हैं, जिसके नॉमिनी तुम हो। जिस जमीन का कागज मैं तुम्हें उस दिन दिखा रही थी, वह तुम्हारी माँ की जमीन है, जो तुम्हारे नाना ने उन्हें दिया था, और वह बैंक और लॉकर भी तुम्हारी माँ का लॉकर है, और उसमें पड़े जेवर तुम्हारी माँ और नानी के जेवर हैं, जो शादी में तुम्हारे नाना ने तुम्हारी माँ को दिए थे। लेकिन तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म देने के बाद से बीमार रहने लगी थी, और उन्हें पता चल चुका था कि वह बचने वाली नहीं है, और उन्हें तुम्हारी बहुत चिंता थी। इसीलिए उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले अपने नाम की सारी जमीन तुम्हारे नाम कर दी थी, और अपने बैंक के लॉकर का नॉमिनी भी तुम्हें बना दिया था। तुम्हारे पिता के नाम भी उन्होंने कुछ नहीं किया था, क्योंकि उन्हें तुम्हारी चिंता थी, और उन्हें पता था कि उनके जाने के बाद छोटा बच्चा होने का कारण तुम्हारे पिता जरूर दूसरी शादी कर लेंगे, और फिर तुम्हारा क्या होगा। यही सोचकर उन्होंने यह कदम उठाया था। अब मुझे यह सारी संपत्ति अपने बेटे के लिए चाहिए थी, क्योंकि यह कोई थोड़ी बहुत संपत्ति नहीं, बहुत ज्यादा संपत्ति थी, और तुम्हारे नाम पर थी। तो मैं प्यार मनुहार से ही इसे तुमसे लेकर अपने बेटे को दिलवा सकती थी, तो मैं क्या करती। इसीलिए मैंने आज तक तुम्हें पता नहीं चलने दिया कि मैं तुम्हारे पिता की दूसरी पत्नी हूँ, और तुम्हें इतने प्यार से पाला पोसा, और अपना
भक्त बनाकर रखा, ताकि तुम्हें मेरे गलत कर्म कभी दिखाई ना पड़े। और मैं जब भी तुमसे जो भी कुर्बानी मांगू, तुम हंसते-हंसते मेरे लिए वह कुर्बानी देने को तैयार रहो। तुम्हारी शादी होने के बाद मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारा बच्चा हो और हमारी संपत्ति में से कोई भी संपत्ति बटे। इसीलिए मैं अंजू को रोज दूध में गर्भ निरोधक गोली मिलाकर पिला देती थी, ताकि अंजू कभी गर्भवती हो ही ना पाए। लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे यह गर्भवती हो गई। अंजू ने बोला, इसीलिए क्योंकि मुझे यह बात पता चल चुकी थी, क्योंकि मैं आपके ऊपर विकास की तरह कभी भी अंधा विश्वास नहीं किया करती थी। मुझे आपके ऊपर हमेशा शक होता था, क्योंकि आपको ज़्यादा ही प्यार दिखाने वाली सास थी, जो कि संभव नहीं है। और जब मुझे शक हुआ था, तभी मैं आपके कमरे में कैमरे लगवा दिए थे और देख लिया था कि आप मेरे दूध में यह गोलियां मिलाती हैं। शीला देवी ने अपना आगे का जुर्म कबूल किया। अंजू का गर्भपात हो जाए, इसीलिए मैंने वह गोलियां मिलाकर लड्डू बनाए, ताकि अंजू लड्डुओं को खाकर अंजू का गर्भपात हो जाए। लेकिन तब भी अंजू का गर्भपात नहीं हुआ। अंजू ने बोला, हाँ, इसीलिए क्योंकि वह लड्डू मैं आज तक खाई ही नहीं। यह वही सारे लड्डू हैं जो मैं विकास को दिखा रही हूँ। इस बार मैं पूरी तरह से सतर्क थी। मुझे तो शक उसी दिन हो गया था जिस दिन सोनी की शादी को 3 महीने हुए और आप उसे बच्चा ना होने का ताना दे रही थी। तभी मुझे समझ में आ गया था कि ज़रूर कोई बात है, और मैंने फैसला कर लिया था कि अब तो मैं सच्चाई पता लगाकर रहूंगी। शीला ने बोला, जो सच्चाई थी मैंने बता दिया। सुमित और सोनी मेरे अपने बेटा बहू हैं और तुम दोनों सौतेले। इसीलिए मैं चाहती थी कि सारी संपत्ति सुमित और सोनी को मिले और तुम लोगों को खाली हाथ करके मैं इस घर से निकाल दूं। लेकिन उसके पहले ही अंजू ने मेरी सारी सच्चाई खोल कर रख दी। आज विकास को अपनी माँ का यह रूप देखकर समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक तरफ तो उसे अपनी माँ की सच्चाई पता चल गई थी और उसका बच्चा बच गया था। दूसरी तरफ जिस माँ पर वह अंधा विश्वास करता था, वह माँ उसके साथ इस तरह का धोखा कर रही थी। सुमित बिल्कुल जड़ हो गया था। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था और अब उसे सब समझ में आ रहा था। क्यों उसकी जमी जमाई दुकान उसके भाई को दे दी? क्यों भाई गलत हो या सही, हर वक्त माँ भाई का ही साथ देती थी? क्यों भाई की पत्नी सोनी घर का कोई काम नहीं करती थी? क्यों सोनी को बच्चा करने के लिए उसकी माँ इतना जोर डालती थी और अंजू को कभी भी जोर नहीं डालती थी? सारी बातें आज उसके सामने एक एक करके साफ होती जा रही थी और उसे यकीन हो रहा था कि उसकी माँ, जिसे उसने अपनी सगी माँ ही समझा और उसके लिए आज तक वह सगी माँ थी, उसने इतने प्यार से अपना सौतेलापन निभाया कि उसे भनक तक नहीं लगी। विकास अपने सुध-बुध खो बैठा था और वह जोर-जोर से रोने लगा। अंजू बिल्कुल घबरा गई और बोली, आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपके साथ हूँ। शीला चुपचाप खड़ी थी। वह क्या करती? उसकी पोल पट्टी खुल चुकी थी और उसे वैसे भी विकास और अंजू से कोई हमदर्दी ही नहीं थी। उसके लिए तो सुमित और सोनी ही अपने थे। वह चुपचाप सुमित सोनी को लेकर वहां से चली गई। लेकिन विकास को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। थोड़ी देर के बाद सामान होने के बाद वह अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, आपको थोड़ी भी शर्म नहीं आई इतना सब कुछ हमारे साथ करने से पहले? शीला जी ने बोला, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम मेरे अपने नहीं हो। मैं तुम्हें कभी अपना नहीं मानी और आज भी नहीं मानती हूँ। हाँ, अगर अंजू का गर्भपात हो जाता, वह चालाकी नहीं दिखाती, तो जो जैसा चल रहा था वैसा ही चलता रहता और मैं प्यार प्यार में सारी संपत्ति अपने बेटे का नाम करवा लेती। तुम लोगों की कभी कोई औलाद होने ही नहीं देती और तुम्हें कभी यह सच्चाई पता नहीं चलती। तुम मेरे श्रवण कुमार बनकर जिंदगी भर मेरे साथ रहते और मेरी सेवा करते। लेकिन अब सच्चाई पता चल चुकी है और तुम्हारी औलाद भी अब इस धरती पर आ ही जाएगी। तो मैं क्या ही कर सकती हूँ? मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि तुम्हारी औलाद ना हो। अभी भी शीला जी की जुबान से जहर निकल रहा था, क्योंकि वह तो इस गुमान में थी कि वह चाहे कुछ भी करे, विकास उनके साथ कभी बुरा नहीं करेगा। लेकिन विकास आज एक बेटा बनकर नहीं, एक पिता बनकर
सोच रहा था। एक ऐसा पिता जिसके बच्चे ने अभी तक जन्म भी नहीं लिया और उसके बच्चे को मारने की साजिश रची जा रही है। जब एक पिता बनकर विकास ने सोचा और अपने बच्चे की जिंदगी पर खतरा मंडराते देखा, तो उसे रहा नहीं गया। उसने तुरंत पुलिस को फ़ोन लगाया। शीला जी घबरा गईं और बोलीं, "तुम पुलिस को फ़ोन क्यों कर रहे हो?" विकास ने बोला, "आपको आपकी असली जगह पहुंचाने के लिए।" शीला जी ने बोला, "तुम मेरे बेटे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते।" विकास ने बोला, "मैं आपका बेटा नहीं, सौतेला बेटा हूँ और सौतेला बेटा कुछ भी कर सकता है, जैसे एक सौतेली माँ कुछ भी कर सकती है।" विकास ने पुलिस को बुलाया और उन्हें सारे सबूत दिखाकर अपनी मां को पुलिस के हवाले कर दिया। साथ ही सुमित और सोनू से सारे संबंध तोड़कर अंजू को लेकर एक दूसरे घर में चला गया, एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए, जिस जिंदगी में उसकी मां और सौतेले भाई की कोई जगह नहीं थी। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आप सभी को कैसी लगी? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।